Hello everyone, welcome to my YouTube channel. This is the class of science of class 10th and we are continue our chapter number 12 electricity. In the previous video we were talking about the electricity, electric current, charge and the electric circuit, its circuit diagram and how the voltmeter and ammeters are connected in the circuit. पिछले वीडियो में लास्ट जो हम पढ़ रहे थे वो था कि ओम्स लॉ पढ़ रहे थे और ओम्स लॉ के अंदर हमने जान लिया था कि I means electric current in a circuit is directly proportional to the potential difference between the two terminals. तो ओम्स लॉ के अंदर हमने ये पढ़ लिया था that I is directly proportional to V, where I is the electric current, V is the potential difference, and when we remove the proportionality sign from here, we have V upon R, where R is constant, and it is what? It is the resistance. This is the resistance of a conductor. ये कंडक्टर का एक रेजिस्टेंस होता है which is constant, जो हमेशा फिक्स रहता है, उसकी वैल्यू में किसी तरीके का कोई बदलाव नहीं होता. Here R is what? Resistance, and its unit is, if we are talking about the unit of resistance, it is ohm, 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 which is denoted by letter omega, which is taken from a Greek language. ओमेगा से इसको डिनोट कराया जाता है क्योंकि एक ग्रीक लैंग्वेज से लिया गया लेटर है. अब रेजिस्टेंस के बारे में हमने ये भी जान लिया कि रेजिस्टेंस होता क्या है. इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए कंडक्टर, प्रॉपर्टी है जिस बाय विच इट रजिस्ट टू फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू इट. इट रजिस्ट टू फ्लो ऑफ चार्ज इन इट. वो अपने अंदर से चार्ज को गुजरने से रोकता है या फ्लो होने से रोकता है. तो कंडक्टर की इस प्रॉपर्टी को रेजिस्टेंस के तौर पर जाना जाता है. अब अगर हम आगे चलें और कहें कि एक ओम को डिफाइन करिए, अगर हमें डिफाइन करना है 1 ओम को, तो एक ओम को डिफाइन करेंगे कैसे. that 1 ohm is equal to 1 volt upon 1 ohm is equal to 1 volt upon 1 ampere. इस तरीके से हम एक ओम को डिफाइन कर सकते हैं. कैसे कर सकते हैं कि अगर किसी इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर पोटेंशियल डिफरेंस अगर 1 वोल्ट का हो और उसके अंदर 1 एम्पियर का करंट फ्लो हो, तो उस कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस होगा वो 1 ओम का पाया जाएगा. When potential difference is 1 volt and current through the circuit is 1 ampere, then the resistance is 1 ohm. 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस वाले इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर अगर 1 एम्पियर का करंट फ्लो होता है तो उस सर्किट में जो कंडक्टर मौजूद है उसका रेजिस्टेंस 1 ओम का होगा. इस तरीके से डिफाइन किया जा सकता है. अगला अगर हम देखें तो हम लोग बात कर रहे थे रियोस्टेट की. रियोस्टेट जिसको हम लोग वेरिएबल रेजिस्टेंस के नाम से भी जानते हैं. एक अगला डिवाइस जो है वो होता है रियोस्टेट. अब रियोस्टेट क्या है. ये वेरिएबल रेजिस्टेंस होता है एज अ कंपोनेंट यूज्ड टू रेगुलेट करंट विदाउट चेंजिंग द सोर्स ऑफ वोल्टेज. इट इज यूज्ड to regulate
into circuit without changing the voltage source. वोल्टेज सोर्स को बिना बदले, वोल्टेज सोर्स को बिना बदले, यानी कि वो बैटरी अगर उसके अंदर लगी हुई थी तो उसी बैटरी को अगर हम लगे रहने दें और उसके लगे होते हुए भी अगर हम उसके अंदर करंट को बदलना चाहते हैं, देन वी हैव टू यूज द रियोस्टेट इलेक्ट्रिकल डिवाइस। तो हमें यहाँ पर रियोस्टेट का इस्तेमाल करना होगा, और जो रियोस्टेट है वो उसके अंदर बहने वाले करंट को रेगुलेट कर देती है, यानी कि अपने आप में कहीं 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 अपने आप में उसको बढ़ा भी देती है और उसको कम भी कर देती है विदाउट चेंजिंग एनी वोल्टेज सोर्स। उसमें वोल्टेज सोर्स नहीं बदलना होता और करंट अपने आप में बदल जाता है। रियोस्टेट ये काम करता है। अब बात करें आगे, तो फैक्टर्स कौन कौन से हैं ऑन विच द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड। फैक्टर्स on which resistance of a conductor depends, इस पर डिपेंड करता है। अब कौन कौन से हैं? नंबर 1, सबसे पहले की अगर हम बात करेंगे, देन द रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली proportional to length of conductor, that means R is directly proportional to L, where L is the denotation of the length of conductor। अब यहाँ से हम सीधे सीधे समझ सकते हैं कि R जो है वो L पर, यानी कि जो रेजिस्टेंस है वो लेंथ पर सीधे सीधे जुड़ा हुआ है। इफ R इंक्रीज, अगर R को बढ़ाया जाता है, देन इफ L इंक्रीज, ऐसा कहें कि इफ L इंक्रीज, अगर लेंथ बढ़ा देते हैं कंडक्टर की, देन रेजिस्टेंस ऑल्सो इंक्रीजेस, रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगा। इफ L डिक्रीजेस, अगर लेंथ कम कर देती है, छोटा कंडक्टर होगा, तो रेजिस्टेंस भी अपने आप में कम हो जाता है, यानी घट जाता है। तो लेंथ के बढ़ाने से बढ़ेगा, लेंथ के कम करने से घटेगा। इस तरीके से वो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। दूसरा पार्ट नंबर 2, फैक्टर नंबर 2, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, यानी रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, जहां पर A जो है वो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है। जो कंडक्टर हमने लिया है उसका अगर हम क्रॉस सेक्शन के एरिया की बात करें तो वो कितना है, और R तो यहाँ पर रेजिस्टेंस अपने आप में है ही। तो ये डिपेंड करता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर। अब डिपेंड कैसे करता है? इफ A इंक्रीजेस, अगर एरिया को बढ़ाते हैं, देन R डिक्रीजेस, R अपने आप में कम हो जाता है, यानी कि रेजिस्टेंस कम हो जाएगा अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है वो बढ़ जाएगा। इफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डिक्रीजेस, अगर कम होता है, देन R इंक्रीजेज, यानी कि रेजिस्टेंस जो है वो बढ़ जाता है। यानी कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के बढ़ाने से रेजिस्टेंस कम हो जाता है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के घटाने से रेजिस्टेंस जो है वो अपने आप में बढ़ जाता है। यानी कहने से कहें क्या कि जितना मोटा वायर होगा, वायर जितना मोटा होगा,
रेजिस्टेंस उसका अपने आप में कम, और वायर जितना पतला होगा रेजिस्टेंस उसका उतना ही ज़्यादा होता है। जैसे कि दो वायर अगर हम ले लेते हैं इस तरीके से, एक वायर ये हो गया और एक वायर ये हो गया, और ये इसको बात करते हैं हम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इसकी बात करते हैं। और यहाँ देखें एरिया क्रॉस सेक्शन ज़्यादा है तो इसका रेजिस्टेंस अपने आप में कम होगा, और यहाँ पर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन देखें कम है विद कंपेरिजन टू दिस, देन द रेजिस्टेंस इंक्रीजेज। इसका रेजिस्टेंस ज़्यादा है, इसका रेजिस्टेंस अपने आप में कम होगा। तो नेक्स्ट पॉइंट इज number third, resistance is directly proportional to the temperature T. T means temperature. रेजिस्टेंस जो है वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इफ टेम्परेचर इंक्रीजेस, टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, रेजिस्टेंस ऑल्सो इंक्रीजेस, रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगा। एंड इफ टेम्परेचर डिक्रीजेस, टेम्परेचर कम करते हैं, देन आर इज ऑल्सो डिक्रीजेस, रेजिस्टेंस भी कम हो जाएगा। टेम्परेचर के बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ता है, टेम्परेचर के घटाने से रेजिस्टेंस जो है वो घटता है। ये हो गया टेम्परेचर पर डिपेंड करना। नाउ द नेक्स्ट फैक्टर इज नंबर 4, नेचर ऑफ मटेरियल। नेचर ऑफ मटेरियल यानी कि कंडक्टर किस तरीके के मटेरियल से मिलकर बना है, उस पर भी डिपेंड करता है रेजिस्टेंस। बिकॉज ऑफ द डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल, और डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल हैज़ अ डिफरेंट रेजिस्टेंस, क्योंकि अलग अलग मटेरियल के बने हुए वायर्स का रेजिस्टेंस अपने आप में अलग अलग होगा। क्यों? क्योंकि उन मटेरियल्स का ही रेजिस्टेंस अपने आप में अलग अलग होता है। तो यहाँ पर वो मटेरियल पर भी डिपेंड करता है कि किस तरीके के मटेरियल से मिलकर बनाया गया है, तो रेजिस्टेंस भी उसी के अनुसार लगातार अपने आप में बदलता रहता है। नेक्स्ट हमने पढ़ा था रेजिस्टिविटी, और इसकी डेफिनेशन हमने पढ़ ली थी कि रेजिस्टिविटी अपने आप में होती क्या है। रेजिस्टिविटी होती क्या है? इट इज रिलेटेड टू द रेजिस्टेंस। हम ये कह सकते हैं कि ये जो है तरीके से रेजिस्टेंस से जुड़ी हुई है। इट इज डिफाइंड एज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय अ क्यूब ऑफ मटेरियल ऑफ साइड 1 मीटर। ये एक तरीके का रेजिस्टेंस है जो कि एक क्यूब के द्वारा लगाया जाता है, उस क्यूब के द्वारा जिसकी साइड 1 मीटर की होती है। When current flows perpendicular to its opposite faces। कब? जब करंट को उसके ऑपोजिट फेसेस के परपेंडिकुलर उसमें फ्लो कराया जाता है, तब 1 मीटर साइड वाले क्यूब के द्वारा जितना रेजिस्टेंस वहाँ पर लगाया जाता है उसकी रेजिस्टिविटी के तौर पर जाना जाता है। रेजिस्टिविटी की हम लोग बात कर रहे थे। रेजिस्टिविटी इट इज डिफाइंड एज द रेजिस्टेंस, it is defined as the resistance offered by a cube of side 1 meter, cube of side 1 meter when current flows
perpendicular to its opposite faces। इस तरीके से रेजिस्टिविटी को डिफाइन किया जा सकता है। अगर हम इसकी यूनिट की बात करते हैं, एसआई यूनिट की बात करते हैं, एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी, तो इसकी एसआई यूनिट होती है ओम मीटर। ओम मीटर अगर सिंबल के फॉर्म में रिप्रेजेंट कराओगे तो ओम यानी कि ओमेगा मीटर, इस तरीके से उसको वहां पर लिख सकते हैं, या सिंपल तरीके से ओम मीटर के तौर पर इसको रिप्रेजेंट कराया जा सकता है। रेजिस्टिविटी डज नॉट चेंज विद चेंज इन लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। रेजिस्टिविटी में कोई बदलाव नहीं आता। चेंज, इट डज नॉट चेंज, it means resistivity does not change with change in area of cross section। यानी कि वायर के एरिया को अगर हम बदल देते हैं तब उसकी रेजिस्टिविटी पर कोई फर्क नहीं पड़ता, और it does not change with change in area of cross section or change in length। लेंथ को कम या ज्यादा किया जाए तब रेजिस्टिविटी पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, या एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा या कम कर दिया जाए तब भी रेजिस्टिविटी पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। बट इट चेंज विद चेंज इन टेम्परेचर। लेकिन टेम्परेचर में अगर बदलाव किया जाएगा तो रेजिस्टिविटी में भी बदलाव देखने को जरूर मिलेंगे। टेम्परेचर में बदलाव के साथ साथ रेजिस्टिविटी में भी अपने आप में बदलाव हो जाता है। मेटल्स की रेजिस्टिविटी अपने आप में अलग और नॉन मेटल्स की रेजिस्टिविटी अपने आप में अलग होती है। जिसकी रेजिस्टिविटी अपने आप में ज़्यादा, वो अच्छे कंडक्टर्स के तौर पर नहीं जाने जाते, यानी ये कह सकते हैं कि वो इंसुलेटर्स होते हैं। जिसकी रेजिस्टिविटी अपने आप में ज़्यादा होगी वो अच्छे कंडक्टर्स नहीं होकर इंसुलेटर्स कहलाते हैं, और जिसकी रेजिस्टिविटी अपने आप में कम होती है वो अच्छे कंडक्टर्स यानी गुड कंडक्टर्स की कैटेगरी में आ जाते हैं। देखें किसकी रेजिस्टिविटी कितनी होती है। रेजिस्टिविटी की अगर हम बात करें कि किसकी कितनी होती है, तो रेजिस्टिविटी ऑफ मेटल्स एंड अलॉयज, मेटल्स और अलॉयज की बात करें तो इनकी रेजिस्टिविटी की बात करें इज 10 to the power -8 to 10 to the power -6 इतने के बीच में होती है, जो कि अपने आप में बहुत ज़्यादा कम है। 10 to the power -8 की बात करेंगे तो एक में 1 2 3 4 5 6 7 8 इतने से जब डिवाइड करा देंगे उतने ओम मीटर तक होती है। इतने ओम मीटर से इतने ओम मीटर तक इसकी रेजिस्टिविटी होती है, यानी कि अपने आप में बहुत ज़्यादा कम है। इसलिए जो मेटल्स और अलॉयज होते हैं वो अपने आप में अच्छे कंडक्टर्स के तौर पर जाने जाते हैं, गुड कंडक्टर्स के तौर पर जाने जाते हैं। और वहीं पर अगर हम बात करेंगे नॉन मेटल्स की, रेजिस्टिविटी ऑफ नॉन मेटल्स, अब इनकी रेजिस्टिविटी क्या होती है, इट इज 10 to the power 12 to 10 to the power 12 से 10 to the power 17 ओम मीटर तक होती है। यानी कि इनकी रेजिस्टिविटी अगर हम देखें पॉजिटिव में भी है और अपने आप में बहुत ज़्यादा है।
और जिसकी रेजिस्टिविटी अपने आप में बहुत ज़्यादा होती है वो अपने अंदर से इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो नहीं होने को देते, और अगर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं होता है तो वो इंसुलेटर्स के तौर पर जाने जाते हैं। यानी ये अपने आप में होंगे इंसुलेटर्स। अगर इनकी बात करें तो ये होते हैं अपने आप में इंसुलेटर्स, और वहीं पर अगर इनकी बात करते हैं तो ये कहलाते हैं गुड कंडक्टर्स। गुड कंडक्टर्स के तौर पर जाने जाते हैं क्योंकि इनकी रेजिस्टिविटी कम और इनकी रेजिस्टिविटी अपने आप में ज़्यादा होती है। अलॉयज की रेजिस्टिविटी मेटल्स की रेजिस्टिविटी से अपने आप में और भी ज़्यादा होती है। अलॉयज की रेजिस्टिविटी उन मेटल्स की रेजिस्टिविटी से भी ज़्यादा होती है जिन मेटल्स के वो अपने आप में अलॉयज हैं। इस कारण से अलॉयज जो है वो ऑक्सीडाइज नहीं होते, यानी कि आसानी से बर्न नहीं होते हाई टेम्परेचर पर भी, क्योंकि उनकी जो रेजिस्टिविटी है अपने आप में बहुत कम है। करंट जो है वो आसानी से या ये कहें सॉरी कम नहीं है, तो अलॉय की जो रेजिस्टिविटी है वो मेटल्स के कंपैरिजन में हाई होती है। जिस मेटल से वो मिलकर बना है उस मेटल के कंपैरिजन में अलॉयज की जो रेजिस्टिविटी है वो ज़्यादा होती है, और अलॉय जो हैं वो आसानी से ऑक्सीडाइज नहीं होते, यानी कि बर्न नहीं होते हाई टेम्परेचर पर भी। सो दे आर कॉमनली यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल हीटिंग डिवाइसेस। रेजिस्टेंसेस हाई होने के कारण अलॉयज को हीटिंग इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस जैसे आपके हीटर्स वगैरह होते हैं उनमें ज़्यादा इसको इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस हाई होगा वो उतना ही ज़्यादा करंट को फ्लो होने से रोकेगा, और जब करंट उसके अंदर से फ्लो होने से रोकेगा तो वो हीट की फॉर्म में कन्वर्ट होता है और ज़्यादा से ज़्यादा हीट प्रोड्यूस वहाँ से कराता है। इसलिए हीटिंग डिवाइसेस के तौर पर अलॉयज का ही वहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि इसका जो रेजिस्टिविटी है अलॉयज की वो अपने आप में ज़्यादा होती है। कॉपर एंड एल्यूमिनियम आर यूज्ड फॉर इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन लाइंस एज दे हैव लो रेजिस्टिविटी। और कॉपर और एल्यूमिनियम की बात करते हैं, अगर हम कॉपर और एल्यूमिनियम की बात करें, एल्यूमिनियम इनका इस्तेमाल जो है यूज्ड फॉर इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन। इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन में इन्हीं दोनों मेटल्स का इस्तेमाल ज़्यादा किया जाता है बिकॉज ऑफ लो रेजिस्टिविटी, क्योंकि रेजिस्टिविटी इनकी जो है वो अपने आप में बहुत ज़्यादा कम होती है, करंट को आसानी से अपने अंदर से पास होने देते हैं, और अगर उसके करंट के रास्ते में ज़्यादा रुकावटें अपने आप में नहीं आएंगी। एक तरीके से रेजिस्टेंस को बाधा कहते हैं, तो अगर किसी के पाथ में बाधा नहीं आती है तो वो लंबा डिस्टेंस कवर कर सकता है। तो उसी तरीके से यहाँ कॉपर और एल्यूमिनियम की रेजिस्टिविटी अपने आप में कम होती है, तो जब बाधाएं आएंगी नहीं इलेक्ट्रिक करंट के रास्ते में तो वो इलेक्ट्रिक करंट ज़्यादा लंबे दूरी तक ट्रेवल कर सकता है। इसलिए इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन में कॉपर और एल्यूमिनियम का ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। ओके, आगे आता है कि रजिस्टर्स को किस तरीके से एक सर्किट के अंदर कनेक्ट करते हैं। हाउ द रजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन अ सर्किट। How the resistors are connected in a circuit. Resistors connected in circuit by two ways. दो तरीके से कनेक्ट कराया जाता है। वन इज इन सीरीज, एक तरीके से सीरीज में कनेक्ट करा सकते हैं और दूसरे तरीके से पैरेलल में कनेक्ट करा सकते हैं। सीरीज में कनेक्ट करा सकते हैं और पैरेलल में इनको कनेक्ट
कराया जा सकता है। किस तरीके से कनेक्ट कराते हैं, कितना रेजिस्टेंस टोटल हो जाएगा अगर एक से ज़्यादा रेजिस्टेंसेस को अगर सीरीज में कनेक्ट कराया जाए तो टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा, एक से ज़्यादा रेजिस्टेंसेस को अगर पैरेलल में कनेक्ट कराया जाए तब रिजल्टेंट रेजिस्टेंस या टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा, वो पता करने के लिए हम फॉर्मूला डेराइव करते हैं। दो फॉर्मूले मिलेंगे हमें, एक मिलेगा सीरीज में, एक मिलेगा पैरेलल में, और वो डेराइव करेंगे हम अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।